Hello students, welcome to SPS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्यपुस्तक आपकी कृतिका भाग 2 से पाठ पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके पास हिंदी की 2 पाठ्यपुस्तक हैं, जैसे 9th क्लास में थी क्षितिज और कृतिका। उसी प्रकार से 10वीं में भी आपके पास 2 किताबें हैं, क्षितिज और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज का सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। कृतिका मैं अब शुरू करवा रही हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कृतिका में 5 पाठ हैं और उसमें से हम 3 ही पाठ करवाएंगे आपको, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस है वो 30% सिलेबस आपका हटा दिया गया है। तो इसलिए 3 ही पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे कृतिका में। तो नोट कर लीजिए। पहला होगा माता का अंचल, और फिर है जॉर्ज पंचम की नाक, और साना साना हाथ जोड़ी। ये 3 ही पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे। इन 3 ही पाठों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो बच्चों, अभी तक आपने क्षितिज का जितना भी पाठ पढ़े हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। उसका सिलेबस आपका डन है। और माता का अंचल जो पाठ है, इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। तो ये पाठ आप अपनी किताब से पूरा पढ़ सकते हैं। आप सबके पास किताबें हैं। मैं आपको आज पाठ का सारांश करवाऊंगी, यानी कि मेन बातें इस पाठ के अंदर क्या बताई गई हैं, मुख्य बातें क्या हैं, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो शिव पूजन सहाय जो लेखक हैं, उन्होंने अपने बचपन की यादों को तरोताजा करते हुए इस पाठ के अंतर वर्णन किया है। देखिए, हम भी अब बहुत बड़े हो गए हैं, आप भी बड़े हो गए हैं ना। तो बचपन में हम लोग किस तरह से अपने खेल खेलते थे, किस तरह से अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, वो सारी बातें लेखक को जब याद आती हैं और उसी को वो एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जिसको हम पाठ के माध्यम से आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको पाठ की समरी बताती हूँ। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी गांव की संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है। माता पिता का वात्सल्य बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होता है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। तो इस पूरे पाठ में हम देखेंगे कि जो बच्चा है, जो शिव पूजन सहाय जी हैं, वो बचपन में उनका अक्सर हमने देखा है कि बच्चों का लगाव माँ से ज्यादा होता है, लेकिन शिव पूजन सहाय जी का अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव था। और वो क्या लगाव था, किस प्रकार का लगाव था, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें पहला जो बिंदु है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। आप भी अपने बचपन को याद करते हैं? कौन कौन आपके दोस्त थे, कहाँ कहाँ खेलने जाते थे, है ना, क्या मस्तियाँ करते थे। उसी तरह से लेखक ने अपनी सारी बातों को एक कहानी के रूप में तैयार किया है। जो लेखक था शिव पूजन सहाय, उनका बचपन का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और खुश कर देते थे, है ना। जो पिता थे वो बच्चे को सुलाते थे, अपने साथ ही सुलाते थे, जबकि बच्चे अक्सर माँ के साथ सोना पसंद करते हैं। लेकिन लेखक उसे तारकेश्वर, बचपन का नाम लेखक का था, तारकेश्वर को अपने साथ सुलाते थे और सुबह खुद ही उसे उठाते थे, नहलाते थे और फिर पूजा पाठ करके उस पर तिलक लगाते थे, जिसको लगाकर वो खुश हो जाता था। अगली पंक्ति है कि लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता और तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता। यानी कि लेखक जब नहाकर आता और नहा धोकर के जब बड़ा सा तिलक लगा के अपने आप को शीशे में देखता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आप भी ऐसा करते हैं ना, और कोई आपको देख ले तो आपको भी शर्म लग जाती है। उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैं भी शर्मा जाता था जब उसके पिता उसे देखते थे।
लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ, ठीक है ये लाइन हो गई है। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। लेखक बताते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद उसके पिताजी उसको कंधे पर बिठाते और गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। तो जो आटे की गोलियां होती थी वो किस पे लिपटी होती थी? राम नाम की पर्चियों पर लिपटी होती थी, यानी कि उन पर्चियों पर राम नाम लिखा रहता था। फिर लेखक उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। जब वह वहां से वापस लौटते थे तो रास्ते में जो पेड़ मिलते थे उस पर उनके पिताजी उन्हें झूला झुलाते थे। पिताजी उसको बहुत लाड करते थे, यानी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उसके पिताजी। वे कभी उसके हाथों को चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते, है ना, कभी उस पर दाढ़ी लगाते। बच्चों पर अक्सर करते हैं ना बड़े लोग चिढ़ाने के लिए। तो इस तरह से उसके साथ मस्ती करते थे। कभी खेलते थे, कभी कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते, जानबूझकर हार जाते ताकि बच्चे को अच्छा लगे। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान घर के सामने ही खेले जाने वाली मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिया पैसे देकर शामिल हो जाते। उसके पिताजी क्या करते, जब बच्चे आपस में खेलते हैं ना, तो उनकी मिठाई की दुकान थी वहां पे बनाई हुई बच्चों ने, और उसके पिताजी पैसे लेके जाते हैं और कहते मुझे भी मिठाई दे दो, है ना, और झूठ मूठ में उनसे मिठाई खरीद लेते थे। यानी कि बच्चों के साथ उनका बहुत लगाव था। घरौंदे के खेत में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन पियर कब मिलेगा, भोजन पिघर कब मिलेगा। यानी उसके पिताजी कहते हैं कि भाई मुझे कब भोजन मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे झूठ मूठ की वो पंक्तियां बनाते हैं, ऐसे खाने के लिए बैठ जाते है ना। बच्चे जैसे आपस में खेल खेलते हैं, आप लोग भी बचपन में खेल खेलते होंगे, अब आप बड़े हो गए हैं, है ना, इस तरह के खेल खेलते होंगे। तो उसी के बारे में वर्णन किया है। और अगली पंक्ति है कि बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी का जो उनका बारात का वो बना रहता है, डोली दुल्हन की वो बनी हुई थी, तो पिता दुल्हन के मुख से कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को खूब हंसाते थे, है ना। उनकी चूहेदानी की तो उनकी एक दुल्हन की डोली बना रखी थी, है ना। इस तरह से बच्चे खेल खेलते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लेखक के पिताजी थे वो बच्चों के साथ हर खेल में उनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते थे और बच्चों को आनंद आता था इससे। कहते हैं कि फिर आगे लिखते हैं कि खेती के खेल में जब बच्चे खेती का खेल खेलते कि हम खेती कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, जो कुछ वो देखते थे उस समय गांव के परिवेश में, उस तरह के ही वो खेल खेला करते थे। तो खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। उसके पिताजी उनसे पूछते हैं कि भाई खेती कर ली तुमने, बताओ तुम्हारी खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेतों को देखकर सभी खुश हो जाते, है ना। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक और उसके मित्रों की आदत बन गई थी। लेखक जो था अपने मित्रों के साथ एक तिवारी नाम का जो व्यक्ति था उसकी मजाक उड़ाते थे, बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मजाक उड़ाते थे, फिर वो उन्हें भगाता था, है ना। फिर बच्चों को मजा आता था इस सारी चीजों में। और आंधी आने पर वो लोकगीत गाया करते थे, उनकी ये अच्छी आदत बन गई थी, वो आंधी आने पर लोकगीत गाया करते थे जैसे कि उनके समाज में गाए जाते होंगे। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यानी तिवारी का उन्होंने मजाक उड़ाया और तिवारी ने उनके अध्यापक से उनकी शिकायत कर दी, जिस पर लेखक की खूब पिटाई भी हुई अपने अध्यापक से। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी, यानी उसके पिताजी ने उसका बचाव किया और उसे सांत्वना दी। ये था। फिर पिता द्वारा घर ले जाते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो जब विद्यालय से पिताजी उसको लेके जा रहे थे तो वो उसको रास्ते में उस लेखक को उसके दोस्त मिल गए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया और चिड़ियों को पकड़ने लग गया और स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब
भूल गया। ऐसा ही होता है बच्चों, बच्चों का मन ऐसा ही होता है, वो थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं कि उनके साथ पीछे किसने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, उसी तरह से लेखक का भी बाल मन के बारे में बताते हैं कि मैं वो सारी बातें भूलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने में, चिड़िया पकड़ने में मस्त हो गया। फिर क्या होता है, चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का पानी भरा डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। खेतों में होते हैं ना बड़े बड़े चूहे के बिल बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एक टीले पर जाकर उसने देखा कि चूहे का बिल है उसमें। उसने सोचा कि पानी डालूंगा तो चूहा बाहर आएगा। वो पानी जब उसमें डालने लगी तो उसमें से सांप निकल आया, यानी कि चूहे के बिल बने होते थे उनमें सांप बैठ जाता था। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। यानी लेखक को बहुत डर लग गया सांप को देखकर, और वहां से वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, गिरता हुआ घर पहुंचा। उसके शरीर से खून निकल रहा था, तो उसने देखा कि सामने उसके पिताजी बैठे हुए हैं। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने से सुरक्षा महसूस हुई। यानी पिता को उसने बाहर बैठे हुए देखा, लेकिन वो सीधे भागकर अपनी माँ के पास गया और माँ से चिपटकर रोने लगा। यानी उसको अपनी सुरक्षा माँ से ज्यादा प्राप्त हुई। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। माँ ने किया, माँ ने भी डरते हुए कि आखिर क्या हो गया, ऐसे क्यों भागते हुए रोते हुए आया, ये जानते हुए डरते 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 उसके मुंह से अपने आंचल से धूल साफ की उसकी, और उसकी जो चोट थी शरीर पर लगी हुई उन पर हल्दी लगाई, यानी अपनी ममता की हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी, है ना। लेखक के पिता हर समय उसके साथ रहते थे, उसे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ बहुत इन्वॉल्व रहते थे। उसके बावजूद लेखक को अपनी सुरक्षा कहाँ पर मिली, माँ के अंचल में मिली। यानी माँ के पास जाकर लेखक अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कितने भी अच्छे दोस्त हों, कितने भी प्यार करने वाले परिवारजन हो, लेकिन माँ का प्यार जो निस्वार्थ भाव से एक प्यार जो मिलता है वो माँ से मिलता है, और माँ की ही गोद में हमें संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। इस पाठ का अंत में यही सार है। तो बच्चों, जाना आपने कि हमने इस पाठ के माध्यम से ये जाना कि माँ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ समाप्त हो गया पाठ। आप इसको अच्छे से पढ़िए अपने किताब से, और इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।